सिविलाइजेशन कल्चर का लाइन बाय लाइन हिंदी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आफ्ताब सर। और इसके पहले वीडियो में मैंने इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से जो इनके राइटर है महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी के बारे में छोटा सा आपका जीवनी पर प्रकाश डाला था। आज मैं इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का लाइन बाय लाइन हिंदी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, तो पहले हम पैराग्राफ के बारे में यहाँ पे जिक्र करते हैं। तो पहला पैराग्राफ यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जो पहला जो है कि आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड इज नॉट ए बीटेन इन द वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए डिफ़िकल्ट वर्ड्स कौन है। तो बिलीव तो जानते हैं कि विश्वास करना, और यहाँ पे इवॉल्व का मतलब होता है विकसित। चूँकि इवॉल्व मतलब विकास करना, इवॉल्व मतलब विकसित हो गया। बीटन जो होता है बीट से बनता है। आप जानते हैं बीट माने पिटना होता है, पराजित करना होता है। अब बीट का थर्ड फॉर्म होता है बीटन। तो हमें लगता है कि इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे इसका सीधे मीनिंग हुआ कि मेरा मानना है, मेरा विश्वास है कि भारत में विकसित सभ्यता को दुनिया में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अगले सेंटेंस में, नथिंग कैन इक्वल द सीट सोन बाई और एंसेस्टर। तो पहले इसमें हम देख लें कि मेरे लिए डिफ़िकल्ट वर्ड्स क्या है। तो नथिंग मतलब कुछ नहीं, सब लोग जानते हैं। इक्वल मतलब बराबर, समान। सीड्स मतलब बीज होता है। सोन मतलब क्या होता है कि जिससे SOW मतलब बोना होता है, रोपना। उसी का थर्ड फॉर्म सोन है। एंसेस्टर मतलब होता है पूर्वज। कोई दिक्कत नहीं। तो आराम से इसका अर्थ आराम से निकाल देंगे आराम से कि हमारे पूर्वजों द्वारा बोए गए बीज के बराबर कुछ भी नहीं हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि रोम वेंट, ग्रीस शेयर्ड द सम फेट, द माइट ऑफ द फराउज वाज ब्रोकन। सिंपल है। यहाँ पे रोम जगह का नाम है, ग्रीस भी कंट्रीज का नाम है, और फेट माने एक भाग्य होता है। फ्राओ मतलब क्या होता है, मिस्र के राजा को फ्राओ बोलते हैं, जिससे रूस के राजा को जार भी बोलते हैं। तो इसका सिंपल मीनिंग है बहुत ही आसान कि रोम दुनिया से मिट गया। ग्रीस का वही हाल हुआ। यानी महात्मा गांधी कह रहे हैं कि रोम की सभ्यता दुनिया से मिट गई, ग्रीस का भी वही हाल हुआ। और जो ये फ़राओ जो है ना, ये मतलब फ़िरौन का बल भी टूट गया। यानी वहाँ के भी सभ्यता नष्ट हो गई। यानी महात्मा गांधी कह रहे हैं कि मैं मानता हूँ कि जो भारत की सभ्यता है दुनिया की कोई सभ्यता उसको पराजित नहीं कर सकती है। और जो मेरे पुरखों द्वारा जो बीज रोपा गया बराबर नहीं हो सकता है। और सबको बता रहे कि रोम की भी सभ्यता नष्ट हो गई, ग्रीस की भी कहीं जाकर दूसरे में मिल गया, और फ़िरौन का भी बल टूट गया। और कह रहे जापान हैज़ बिकम वेस्टर्नाइज। अब यहाँ पे वेस्ट मतलब जानते हैं पश्चिम, वेस्टर्नाइज मतलब पश्चिमीकरण करना। पश्चिमीकरण करना मतलब क्या हुआ कि पश्चिमी की संस्कृति में ढल जाना। तो कह रहे हैं कि जापान हैज़ बिकम वेस्टर्नाइज। अब चाइना नथिंग कैन बी सेड, बट इंडिया इज स्टिल सम और अदर साउंड एट द फाउंडेशन। ठीक है। तो वेस्टर्नाइज मतलब तो आप समझ गए कि पश्चिमीकरण होता है। तो सिंपल मीनिंग है कि जापान पश्चिमी देशों जैसा बन गया, चीन का कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। बट इंडिया इज स्टिल समहाउ और अदर साउंड एट द फाउंडेशन। लेकिन आगे कह रहे हैं महात्मा गांधी कि लेकिन भारत अभी भी किसी न किसी तरह अपनी नींव पर जमा हुआ है। यानी भारत की सभ्यता अभी भी किसी तरह अपने फाउंडेशन पे खड़ा है। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मेन ऑफ ग्रीस और रोम which exist no longer in their former glory। तो इसमें हम देखेंगे डिफ़िकल्ट वर्ड। तो यूरोप बिल्कुल सब जानते ही हैं। तो ग्रीस भी नेम है, एक्सिस्ट मतलब एक अस्तित्व में रखना, उसका अस्तित्व बचाना। तो ये स्पष्ट कह रहे हैं महात्मा गांधी कि यूरोप के लोग ग्रीस या रोम के लेखन से सब सीखा जो अब अपने पूर्व महिमा में मौजूद नहीं है। यानी वो दूसरे देशों से नकल किया जो अब वो मौजूद नहीं है, वो भी ख़त्म हो चुका है।
आगे फिर सेंटेंस में देखते हैं कि इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम द यूरोपियंस इमेजिन दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम सच इज देयर पिटिएबल कंडीशन। तो इसमें डिफिकल्ट वर्ड कुछ देखेंगे आप कि इमेजिन, इमेजिन का मतलब होता है कल्पना करना, यूरोपियन मतलब होता है यूरोप में रहने वाले को, अवॉइड का मतलब होता है अलग करना, मिस्टेक मतलब गलती, पिटिएबल कंडीशन का मतलब होता है दयनीय स्थिति। तो इसका सिंपल मीनिंग है कि उनसे सीखने की कोशिश में यूरोपीय मान बैठे कि वे ग्रीस और रोम की गलतियों से बच जाएंगे, लेकिन क्या हुआ कि ये हुआ कि ऐसे उनकी दयनीय स्थिति थी, यानी उसकी स्थिति जो थी बिल्कुल ये दयनीय हो गई। अब स्टूडेंट्स आते हैं दूसरे पैराग्राफ पे। तो दूसरे पैराग्राफ में ये महात्मा गांधी कह रहे हैं कि इन द मिडस्ट ऑफ ऑल दिस इंडिया रिमेन्स इमोवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी। तो इसमें देखिए जो कठिन वर्ड है, मिडस्ट मतलब क्या होता है, मध्य में, बीच में, रिमेन मतलब बचे रहना, इमोवेबल तो मूव मतलब क्या होता है, मूव मतलब घूमना, मोवेबल मतलब घूमने लायक, इमोवेबल तो उसका अपोजिट हो गया, यानी नहीं घूमने लायक मतलब अचल। इसका मीनिंग हुआ कि सिंपल ये मीनिंग है दूसरा का कि इस सब के बीच भारत अचल रहा और यही उसकी महिमा है। यानी ये सारे जो देख रहे हैं ना कि कोई किसका नकल कर लिया, कोई सभ्यता दूसरी का नकल कर लिया, लेकिन ये महात्मा जी कह रहे हैं कि इन सबके बीच, इतने पुतल होने के बीच भारत की सभ्यता अचल रहा, यही उसकी महिमा है, यही उसकी सुंदरता है। आगे कह रहे हैं इट इज ए चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड स्टोलिड। इसमें कुछ भी डिफिकल्ट वर्ड्स है, देख लेते हैं। अनसिविलाइज्ड मतलब होता है अशब्द होता है, इग्नोरेंट माने होता है अनभिज्ञ, स्टोलिड मतलब मंद बुद्धि। तो ये कह रहे हैं इट इज ए चार्ज अगेंस्ट, यानी हम लोगों पे दोष लगाया गया है ना, मतलब यह भारत के खिलाफ आरोप लगाया गया, दोष लगाया गया कि उसके लोग क्या होते हैं, अशिक्षित होते हैं, असभ्य होते हैं, अज्ञानी होते हैं और क्या होते हैं जी, मंद बुद्धि के होते हैं। ये हमारे पे आरोप लगाया गया। लेकिन आगे फिर कह रहे हैं दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू अडॉप्ट एनी चेंजेस। आगे अब इसमें आप देखेंगे इंड्यूस मतलब उस्काना भी होता है, प्रेरित करना भी होता है, अडॉप्ट मतलब ग्रहण करना। तो सिंपली मीनिंग है इसमें कि यह भारत के खिलाफ आरोप है। अब इट इज ए, वास्तव में ये हमारे योग्यता के खिलाफ आरोप है जिसे हम अपने उन्हें किसी भी परिवर्तन को अपनाने के लिए प्रेरित करना संभव नहीं है। आगे कह रहे हैं इट इज ए चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट्स। तो यहाँ पे देखें कि स्पष्ट है कि कह रहे हैं कि इज ए चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट्स, लेकिन ये क्या, ये जो दोषारोपण लगा है एक्चुअली हमारे मेरिट्स का, हमारे जो गुण था उसका दोषारोपण लगा, तो ये कहीं से भी गलत नहीं है। व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड अ ट्रू ऑन एनविल ऑफ एक्सपीरियंस वी डेयर नॉट चेंज। अब यहाँ पे कुछ कठिन वर्ड है। एनविल मतलब निहाई होता है, निहाई किसको बोलते हैं, जैसे ब्लैक स्मिथ लोग होते हैं, लोहार लोग होते हैं, जिस पे रहकर खुरपी अगर हंसुआ जो पीटते हैं ना, तो दैट इज कॉल्ड एनविल। एक्सपीरियंस मतलब आप जानते हैं कि अनुभव भी होता है। तो इसका सिंपल मीनिंग है कि जिसे हमने अपने अनुभव की निहाई पर परखा और यह सही पाया, और क्या हुआ कि हमें बदलने की साहस न हुआ, बदलने की साहस ना हुआ। आगे आप देखेंगे मेनी थ्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया एंड शी रिमेन्स स्टडी, दिस इज हर ब्यूटी, इट इज द सीट एंकर ऑफ आवर होप। और यहाँ पे देखेंगे कि हमें बदलने की साहस ना करें, कईयों ने भारत पर अपनी सलाह थोपी पर हम स्थिर रहें, यही हमारी सुंदरता है ना, यही हमारी उम्मीद की मुख्य आधार है। अब ये आपने ये 2 पैराग्राफ को देखा। अब हम आते हैं 3rd पैराग्राफ पे। तो 3rd पैराग्राफ को देखेंगे, बहुत ही आसान। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट द पाथ ऑफ ड्यूटी। तो इसमें कंडक्ट माने संचालन करना। तो स्पष्ट है कि सभ्यता वह आचरण है जो इंसान को कर्तव्य का पथ बताती है। ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटीज आर कन्वर्टिबल टर्म, यानी यहाँ पे महात्मा जी कहते हैं कि जो कर्तव्यों का प्रदर्शन और नैतिकता का पालन ये
परिवर्तनीय नियम है, यानी इसमें चेंजेबल, इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। और टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेंड मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशंस। तो महात्मा गांधी आगे कहते हैं कि नैतिकता का पालन करना हमारे मन और हमारे जुनून पर स्वामित्व प्राप्त करता है। यानी हम नैतिकता का पालन करें तो ये हमारे मन और जुनून का एक स्वामित्व होता है ना। और फिर आप इसके बाद सो डूइंग सो वी नो आवर सेल्फ्स। द गुजराती इक्विवेलेंट्स फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कॉन्डक्ट। इक्विवेलेंट्स मतलब समकक्ष, कन्वर्टिबल माने आप परिवर्तनीय, आप जानते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे महात्मा गांधी कहते हैं सो डूइंग वी नो आवर सेल्फ्स। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। इसलिए गुजराती में सभ्यता का समान अर्थ होता है अच्छा आचरण। तो आप थर्ड भी पैराग्राफ समझ गए। अब 4 स्पून्स में 7-8 लीटर पानी में इस्तेमाल करके अपने कपड़े धो सकते हैं। सबसे बड़ी बात है एक शाइनिंग होता है और कपड़े में एक अलग ही खुशबू आती है। तो आप